राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं, तो राक्षस। एक बार और सुन लीजिए। तो तुम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं, तो राक्षस। सर 50-60 करोड़ लोगों को इस चिरकुट ने राक्षस कहा है। ये वो है जो 2 बार 4 महीने के 2 बार के चुनाव में विधानसभा में, दोनों विधानसभा में पीछे से फर्स्ट किया, जमानत जब्त हो गई और ये श्राप दे रहा है। इसकी हैसियत तो देखिए, ये श्राप दे रहा है। ये राहुल गांधी का आका है, राहुल गांधी का सलाहकार रहा, कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी का मीडिया एडवाइजर रहा। पीछे से फर्स्ट करने की कीमत इसको ये हुई कि आज राज्यसभा पहुंच गया। लेकिन इसका अहंकार तो देखिए सर, कह रहा भाजपा का वोट करने वाले राक्षस हैं। राक्षस हो तुम लोग, ये हम सबको राक्षस कह रहा है सर। राक्षस नहीं मनीष जी, जो भाजपा का एनडीए था उसको 2019 में 45% वोट मिला था, 45-46%, यानी ये समझिए करीब आधा। तो ये इस देश के आधे लोगों को राक्षस कह रहा है, ये पूरे आधे भारत को राक्षस कह रहा है। असल में इसका बस नहीं चला मनीष जी, ये सीधे सीधे कहना चाहता है कि इस देश में रहने वाले हिंदू राक्षस हैं, क्योंकि ये भाजपा को वोट देने वाले तो सीधे सीधे ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि कांग्रेस के निशाने पर इस देश का हिंदू है। इसने 45% वोट देने वालों को राक्षस का, आज इसका जरा इसकी खाल उधेड़ूंगा तथ्यों के साथ, और वो इसकी समझ में आएगा कि मनीष जी इस देश में सबसे बड़ा राक्षस, जो वर्तमान की बात करिए, जहां ये जो वर्तमान इतिहास है, ज्ञात इतिहास है, उसमें इस देश का अगर सबसे बड़ा राक्षस कोई था तो वो था नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये जिस नेता की ये चमचागिरी कर रहा है, भक्तई कर रहा है राहुल गांधी, उसके बाप दादों का बताऊंगा इतिहास, और बिल्कुल जो है तथ्यों के साथ है कि ये सबसे बड़ा राक्षस तो वो था जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वो प्रकरण जरा अगले हम लोग उसमें करते हैं चरण में, पहले इसकी बात कर ले। मनीष जी, ये सुरजेवाला को कोई कैसे समझाए कि राक्षस कभी किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटते, ये कांग्रेसी राक्षस हैं ये बिल्कुल। और ये हिंदुस्तान के आजाद भारत के इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज है इनके राक्षसी किस्से, कारनामे, करतूतें। और ये काम इन्होंने, ऐसा नहीं कि मनीष जी अब राक्षस हुए हैं, ये आजादी के साथ ही राक्षस हो गए थे। और ये कैसे राक्षस थे, कितने खूंखार राक्षस थे, किस तरह से आदमी के लहू के प्यासे राक्षस थे, इसका उदाहरण इस देश को मनीष जी महात्मा गांधी की हत्या के तत्काल बाद मिल गया था। मोहनदास करमचंद गांधी को मारा नाथूराम गोडसे ने, और नाथूराम गोडसे भागा नहीं था, इस मूर्ख को समझ में आ जाए। नाथूराम गोडसे ने गोली मारने के बाद महात्मा गांधी को वहीं अपनी पिस्तौल फेंक दी थी और वो सरेंडर हो गया था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। और नाथूराम गोडसे ने अदालत में भी कोई बहाना नहीं बनाया था, उसने कहा कि हाँ मैंने मारा। और उसने जो कारण बताया नाथूराम गोडसे ने, उन कारणों को, नाथूराम गोडसे को के बयानों को सार्वजनिक करने की हिम्मत कभी कांग्रेस जुटा नहीं पाई। तो पहले तो ये समझे। लेकिन नाथूराम गोडसे ने, मनीष जी ने जब मारा महात्मा गांधी को, वो आदमी तत्काल गिरफ्तार हो गया, वो भागा ही नहीं कहीं। उसके बाद कांग्रेसी राक्षसों की भीड़ दिल्ली से 1,500 किलोमीटर दूर पूना, कोई लेना देना नहीं दिल्ली और पूना का उस समय, केवल इतना था कि नाथूराम गोडसे पुणे का रहने वाला था। और 1,500 किलोमीटर दूर पुणे में कांग्रेसी राक्षसों की भीड़ उतरी और उसने हजारों निर्दोषों को, एक आध 2 4 10 नहीं, उसने हजारों निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये राक्षस कर सकते हैं मनीष जी कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी और उसके बाद वो पुणे में जो रह रहे थे लोग, उनका क्या लेना देना उससे। उनमें से किसी एक को भी ये साबित नहीं कर पाया कि उसका उन निर्दोष नागरिकों का, उन शांति प्रिय नागरिकों का कोई लेना देना गांधी या नाथूराम गोडसे से था। लेकिन इन कांग्रेसी हत्यारे, कांग्रेसी राक्षस ये उतरे और इन्होंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और मनीष जी, ये तथ्य कोई कहीं सुनी, जो कहते हैं ना ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति के इतिहासकार विक्रम संपत, जरा मनीष जी दिखा दीजिए उनकी कटिंग, वो निकाल के मैंने रखी है आज, कि उन्होंने जो गांधी मर्डर पर पूरा रिसर्च करके बड़ी मोटी किताब लिखी
तो उन्होंने इस तथ्य को बहुत विस्तार से लिखा भी है अपनी किताब में, और कई टेलीविजन इंटरव्यू में 1-1 घंटे लंबे इंटरव्यू, यहाँ नहीं, ये नहीं मनीष जी, इससे नीचे होगा, इससे नीचे होगा, तो दूसरा है ये, जरा दिखा दीजिए पढ़। आजादी के तत्काल बाद अपने नेता मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की उसी समय हुई थी गिरफ्तारी। इसके बावजूद दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर पुणे की सड़कों पर उतरी कांग्रेसी हत्यारों राक्षसों की संगठित भीड़ सड़कों पर उतरी, हजारों निर्दोष नागरिकों का कत्ल कर दिया और कभी इसकी चर्चा नहीं होती। मैं जो भी हाल में पुणे गया था तो वहां के जो ब्राह्मणों ने बताया कि किस तरह से हत्या हुई, और ये रिपोर्ट विक्रम संपत की है जो साझा किया सतीश जी। Not many people would know that the program very similar to the 1984 anti-Sikh riots in Delhi was क्या है, और चेस्टित। मैं मनीष जी पढ़े दे रहा हूँ। Not many people would know that a pogrom very similar to the 1984 anti-Sikh riots in Delhi was orchestrated by the Congress after Mahatma Gandhi assassination in 1948 in Maharashtra. Brahmins of Maharashtra were targeted and thousands of them were murdered to avenge the death of Gandhi. So, renowned historian Vikram Sampath told Times Now Navika Kumar that several Congress officials and office bearers took part in the carnage. He further said more than 100 Congress workers were arrested in Nagpur, but no cases were registered against them, and the entire dark chapter of post-independent India was erased from the pages of history. ये है कांग्रेसी राक्षस, वो मारने वाले हत्यारे राक्षस, और दिल्ली में बैठा वो नेहरू राक्षस, जिसने उन हजारों लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे कांग्रेसियों के खिलाफ, उनके खिलाफ केस नहीं दर्ज होने दिया और उनको बिना सजा के छोड़ दिया। मनीष जी, हजारों आदमी पुणे की सड़कों पर मार डाले गए और एक को भी सजा नहीं हुई, एक को भी सजा नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली में एक राक्षस बैठा था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेसी राक्षस था। तो इस सुरजेवाला को जब कांग्रेस राक्षसों की इतिहास पढ़ना हो तो कांग्रेसी राक्षसों से अपना इतिहास पढ़ना शुरू करे, कि वो कांग्रेसी राक्षस जिसने आजादी मिलते ही सन 1948 में हजारों निर्दोष नागरिकों को दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर पुणे में मौत के घाट उतार दिया था। उनके खून से होली खेली थी इन कांग्रेसियों ने। यह विक्रम संपत लिख रहे हैं, और मनीष जी, विक्रम संपत ने अपनी किताब में भी लिखा है और कम से कम दर्जनों इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, लेकिन किसी कांग्रेसी की औकात नहीं हुई कि उनके खिलाफ एक शब्द बोल दे या उनके बयान का खंडन कर दे। उसकी वजह है, मैंने कहा ना कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लेखक हिस्टोरियन है वो, तो उन्होंने जो कुछ लिखा है वो पुणे में जाके सबूतों के साथ सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है सच्चाई, उस सच्चाई को खोज के निकाला तब उन्होंने लिखा था। तो ये कांग्रेसी हत्यारे जो हजारों आदमी को मौत के घाट उतार देते हैं और उनके खिलाफ किसी को सजा नहीं होती, ये बता रहा है ये वोट देने वाला, मनीष जी, भाजपा को वोट देने वाला एक सामान्य नागरिक है, जिसको मोदी सरकार ने, जिसके पास मकान नहीं था मकान दिया, जिसके पास शौचालय नहीं था जिसको शौचालय दिया, जिसके घर में नल से जल नहीं आता था उसके घर में जल पहुंचाया। उस आम नागरिक ने अगर नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो ये राक्षस सुरजेवाला ये उन गरीबों को राक्षस कह रहा है। जरा सोचिए ये कितना नीच और कमीना किस्म की राजनीति है। ये मोदी सरकार को कोई वोट देने हर बड़ा कोई करोड़पति नहीं आया, आम आदमी ने वोट दिया, गरीब आदमी ने वोट दिया है। जिस किसान को हर किसान सम्मान निधि मिलती है उस किसान ने वोट दिया है। मनीष जी, इस उत्तर प्रदेश में आधे घरों में बिजली कनेक्शन नहीं था, 50%। मोदी सरकार के आने के बाद उन घरों में दिया जला है, रोशनी पहुंची है, उन्होंने वोट दिया है नरेंद्र मोदी को। तो ये कह रहा है कि जिन्होंने वोट दिया वो राक्षस थे, तो इसको बताना बड़ा जरूरी है कि कांग्रेसी राक्षस हैं, और इन्होंने ये सत्ता पाते ही कत्लेआम खुलेआम सड़कों पर आम आदमी की, निर्दोष आदमी के खून से होली खेलने का राक्षसी कारनामा अंजाम देना शुरू कर दिया था। और मनीष जी, पुणे में उन ब्राह्मणों की हत्या तो छोड़ दीजिए, जो हजारों निर्दोषों को इन कांग्रेसियों ने मौत के घाट उतार दिया, कत्ल कर दिया सड़क के ऊपर। एक तो अभी वाली जनरेशन को अच्छे से मालूम होगा कि दिल्ली में 3 दिन के अंदर 3000 सरदारों को जिंदा जला दिया गया, 3000 सिखों को जिंदा जला के मौत के घाट उतार दिया गया। और मनीष जी, क्योंकि दिल्ली की घटना बड़ी लोमहर्षक थी, बड़ी दर्दनाक थी, इसलिए उसकी चर्चा हो जाती है। लेकिन उस 84 के दंगों में पूरे देश में 10,000 सिखों का कत्ल हुआ था, 10,000 सिखों का, और उसमें सब में कांग्रेसी ही नामजद हुए थे। आज भी दिल्ली की विधवाएं
चिल्ला चिल्लाकर उस कमलनाथ का नाम लेती हैं, जिसको ये कांग्रेसी राक्षस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर हुए जा रहे हैं। वो कोई आरोप राजनीतिक पार्टी नहीं लगाती, और एक नहीं दर्जनों ऐसी औरतें जो विधवा हो गई हैं, जिनके पिता या भाई का कत्ल कांग्रेसी ने किया था। मनीष जी, कभी किसी का नाम ही नहीं आया सिवाय कांग्रेसी नेताओं के, और अब ना कभी, और जब ये समझ सर, लें 34 साल बाद सज्जन कुमार जेल गया, कोई आदमी इस 84 दंगे में जेल नहीं गया। और जिस महाराष्ट्र के पुणे की जो बात करें, उसकी तो चर्चा तक नहीं होती है। इसकी तो कम से कम चर्चा पॉलिटिकली हो भी जाती है 84 दंगे की। सोचिए, कल्पना करिए कि जिस देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम पर हुआ, वहां हिंदू में ब्राह्मणों का किस तरह से नरसंहार कांग्रेस ने करवाया, और ये अपने आप को आवरण ओढ़े रहा कि मैं ब्राह्मण। नहीं, अभी मनीष जी बताता हूं कि किस तरह से 1 करोड़ हिंदुओं को मौत के घाट उतरवाने की जिद पर अड़ गया था वही राक्षस जवाहरलाल नेहरू। 1 करोड़ हिंदुओं को मौत के घाट उतारने की जिद पर अड़ गया था मनीष जी। अभी वो भी उदाहरण दूंगा, पहले जरा सुरजेवाला को ताजा गिना दूं कि वो जो सिखों को जलाया गया, जिंदा जलाया गया, पूरे देश में कत्लेआम हुआ, और जिन हत्यारे कांग्रेसियों का नाम, वो विधवाएं जिनके पिता खत्म हो गए थे, जिनके भाई खत्म हो गए थे, वो बच्चे चिल्ला चिल्लाकर जिन कांग्रेसियों का नाम ले रहे थे, उन कांग्रेसियों को इस राहुल गांधी के बाप राजीव गांधी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया था मनीष जी। हरि किशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर, ये मंत्री बने थे, मंत्री। और वो विधवाएं दिल्ली की सड़कों पर चिल्ला रही थी कि ये मेरे आदमी का हत्यारा, ये मेरे पिता का हत्यारा, ये मेरे भाई का हत्यारा। अलग अलग महिलाएं थी, लेकिन उसके बावजूद इन हत्यारों को बनाया गया मंत्री। तो ये काम कोई राक्षस कर सकता है मनीष जी, कोई राक्षस कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। इस सुरजेवाला ने अपने आंख में पता नहीं कौन सी पट्टी बांध ली है कि इसको दिख नहीं रहा। इसकी आंखों की पट्टी फाड़ना बड़ी जरूरी है इन तथ्यों से। तो ये है कांग्रेस का चरित्र। गिनाने लगूंगा तो पूरी रात चली जाएगी मनीष जी। बिल्कुल सर, कुछ लोग जो हैं, इसकी पीड़ा सबसे ज्यादा पंजाब ने झेली, बंगाल ने झेली। दुख ये होता है कि बंगाल आज भी एक जिहादी चरित्र को ही अपनाए हुए है, और बंगाल उस विभीषिका को भूल गया। पंजाब बहुत हद तक नहीं भूला है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। बड़े पैमाने पर सिख जो हैं आज भी इन राक्षसों के साथ खड़े रहते हैं। सतविंदर सिंह एक सुपर चैट से वो बता रहे हैं, बीइंग ए पंजाबी whose grandparents migrated from West Punjab, it was terrifying. Our Gurdwara, our land was left. It's very difficult to people to understand. They not only divided country but family. ये सिर्फ देश नहीं विभाजित हुआ। कई बार इन लोगों की इनकी और मैंने पढ़ा था सर कि नेहरू ने कहा कि इन पंजाबियों को दिल्ली के 60 किलोमीटर के अंदर तक घुसने नहीं देना है। मतलब जो अपना सब कुछ लुटा कर आए थे उसके लिए अत्याचार, इस जंग का खेल, ये शरारत नेहरू का था। ये नहीं कहा था मनीष जी अभी बताता हूँ मनीष उसने क्या कहा था। ये मैंने कहा ना कि वो दिल्ली में बैठा राक्षस, वो 1 करोड़ हिंदुओं को मौत के घाट उतरवाने की जिद पे अड़ गया था। वो तो भला हो पटेल जैसे नेता का, जिनकी वजह से उन 1 करोड़ हिंदुओं की जान बची। तो वो मैंने कहा उस चैप्टर पर आऊंगा अलग मनीष जी, लेकिन पहले इस सुरजेवाला को ये हिसाब किताब दे जरा कि वो गांधी के बाद जो 5000 लोग मार दिए गए निर्दोष नागरिक पुणे की सड़कों पर कांग्रेसी हत्यारों राक्षसों द्वारा, और वो विक्रम संपत की किताब चिल्ला चिल्ला के कह रही है। और उसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कभी किसी कांग्रेसी की औकात नहीं हुई कि विक्रम संपत के खिलाफ एक बयान दे दे, क्योंकि वो तथ्यों के साथ बात ये बोलते तो वो तथ्य निकाल के इनके मुंह पे मारते, मुंह काला हो जाता है इनका। ये तो मनीष जी ये इस तरह के हत्यारे, इस तरह के राक्षसी राजनीति करने वाले, राक्षसी आचरण करने वाले आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उस गरीब को जिसको शौचालय मिला, जिसको गैस का चूल्हा मिला, जिसको घर मिला, जिसको मुद्रा लोन से पैसा मिला कमाने खाने के लिए। उसने अगर वोट दे दिया नरेंद्र मोदी को तो ये कह रहा है कि वो राक्षस है, ये कह रहा है वो राक्षस है। तो सोच लीजिए मनीष जी, एक आज याद दिला दूं कि इन कांग्रेसियों के समय में अच्छे घरों में जो ठीक ठाक मध्यम वर्ग होता था, गैस चूल्हे का कनेक्शन पाना मनीष जी वीवीआईपी स्टेटस होता था। और वो उसमें इन कांग्रेसियों ने उसको एमपी कोटा बना रखा था, एमपी एमएलए कोटा। तो उसी चक्कर में कांग्रेसियों की यहाँ लाइन लगी रहती थी कि हमको गैस चूल्हे का कनेक्शन मिल जाए। नरेंद्र मोदी ने आज कम से कम 10 करोड़ बात करी, 11-12 करोड़ गैस के चूल्हे उन गरीबों को दिए हैं। और उसका फर्क जान लें, मैं इन राक्षसों को बता रहा हूं कि तुम्हारी राक्षसी नीति का क्या फर्क पड़ा है। कि मनीष जी लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी 2013 या 12 में, जिसमें उसने कहा था कि जो गरीब घरों में जो औरतें कंडे से या लकड़ी से और किसी साधन को जला के खाना बनाती हैं,
तो उस लकड़ी, कंडे और पत्तों के जो धुआं निकलता है, उसके होने वाले इन्फेक्शन के कारण हिंदुस्तान में हर साल 1.25 लाख औरतों की मौत हो जाती है। बीमार नहीं पड़ती, उनकी मौत हो जाती है उस प्रदूषण के कारण। नरेंद्र मोदी ने उन 1.25 लाख महिलाओं को जीवन दान दिया, गरीब महिलाओं को। तो वो उन महिलाओं ने अगर वोट दिया नरेंद्र मोदी को, तो वो राक्षस और ये सूर्यवाला देवता। इसको मैं इसीलिए इसको जनता हर बार हार की कालिक इसके मुंह पर पोत रही है। एक साल में 3-4 इलेक्शन इसके मुंह पर लगातार जनता ने कालिक पोती, और खाली इसको हराया नहीं, ये चौथे 5वें नंबर पर रहा। अब ये पागल हो गया है। ये देश की आधी जनता को अगर राक्षस कह रहा, तो इसके ऊपर तो मनीष जी मुकदमे होने चाहिए। इसने मुझे कैसे पता कह नहीं, दिया आश्चर्य लगता है कि अब तक मुकदमे इसके ऊपर हुए कि नहीं, से तत्काल अरेस्ट किया जाना चाहिए। यदि सिंपल एक मोदी जाति को अपमानित करने के लिए किया, तो उसमें राहुल गांधी पर एफआईआर हुआ। इसने इस देश की आधी जनता को राक्षस कहा है, आधी जनता को मानहानि किया, पूरे हिंदू समाज को इसने मानहानि किया है। और मुझे लगता है सुरजेवाला को तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाना चाहिए। सर, मैंने दिन के शो में बताया था, ये इतना पागल बना हुआ था कि मुझे याद है कांग्रेस मुख्यालय में इसने कहा था कि मोदी हार रहा है, मैं बनूंगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और सर, ये अकेले में नहीं कहा था, दर्जन भर पत्रकारों के सामने 2019 के चुनाव के आखिरी फेज का जो चुनाव जिस दिन हुआ था, उस दिन शाम में इसने ये बात कही थी, और मैं कई बार ये रिपीट कर चुका हूं। इसने कहा था कि जी न्यूज को बंद करवा दूंगा, मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनूंगा, सुधीर चौधरी को जेल भिजवाऊंगा। ये बात जी न्यूज का जो पत्रकार कांग्रेस रिपोर्टिंग कर रहा था, रवि त्रिपाठी, उसे बुला करके कहा, सबके सामने कहा। सोचिए ये लोग यदि सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे और क्या करते रहे हैं, ये कल्पना से परे हैं। असली राक्षस तो ये है। अब मनीष जी आता हूं सबसे बड़े राक्षस पे। इस बीती हुई शताब्दी के सबसे बड़े राजनीतिक राक्षस है, या वास्तव में राक्षस, जवाहरलाल नेहरू के कुकर्म पे। मनीष जी जरा वो ट्वीट दिखा दीजिए, उसके बाद आगे बात शुरू करता हूं। कमाल है इस देश में आज के बाद आज तक भी कि इसके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे लोगों के खून के प्यासे थे। खून। हाँ, ये 1947 में मिली स्वाधीनता के समय देश के महानतम पत्रकार रहे दुर्गादास ने अपनी किताब के पेज नंबर 268 पर लिखा है कि नेहरू ने शरणार्थियों द्वारा कुछ जमीन मांगे जाने पर उनसे कहा था कि मैं तुम लोगों को, यानी पंजाबियों को, दिल्ली से 700 मील के दायरे में भी नहीं आने दूंगा। ऐसा ये चाहिए, इसी की चर्चा में कर रहा था। ऐसा राक्षस था नेहरू। ये किताब का जो फ्रंट जो है कवर पेज है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास। हाँ मनीष जी, दर्शक इसमें पढ़ नहीं पाएंगे, तो जो मैंने इसीलिए कलर कर दिया है मेरे उस पर, आप ट्विटर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये पेज नंबर, उनकी जो किताब, वो जो पहले दिखाया मनीष जी ने, वो पेज उनकी किताब का कवर था, और ये उनकी किताब का पेज नंबर 268 है। और इसको जरा पढ़ दूं मनीष जी, कि उन्होंने लिखा है कि मिस्टर योधराज, चेयरमैन ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक, began by explaining the need for an area of several hundred acres to be set apart for a residential colony at a distance of about 7 miles from Delhi. Pandit Nehru immediate reaction was one of opposition. I won't let you come within 700 miles of Delhi. Interjected angrily because of his grievance against the Punjabis. मनीष जी, इसने कहा कि उन्होंने केवल कुछ दिल्ली से 7 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने कहा था कि इन शरणार्थियों को बसने के लिए कोई जमीन दे दीजिए। वो योधराज जो उस समय पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन थे 47 में, तो नेहरू ने कहा था कि तुम दिल्ली के 7 किलोमीटर की बात कर रहे हो, मैं तुमको पंजाबियों को 700 किलोमीटर के 700 मील से दर्शक समझ लें कि 1100 किलोमीटर 1600 मीटर का एक माइल होता है, और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो नेहरू ने कहा कि तुमको मैं 1100 किलोमीटर दिल्ली के दायरे में कहीं घुसने नहीं दूंगा। मनीष जी जरा इसका अर्थ समझिए, ये खैराती बोलते नहीं है। 1100 किलोमीटर, दिल्ली से पाकिस्तान का बॉर्डर 1100 किलोमीटर दूर नहीं है। दिल्ली से पाकिस्तान का बॉर्डर 500-600 किलोमीटर है। यानी वो कह रहा था कि भारत में नहीं घुसने दूंगा। और इसने पंजाबी शब्द इस्तेमाल किया। मनीष जी, पाकिस्तान से कोई उत्तर भारत का कोई आदमी नहीं आया था। पाकिस्तान से जो भी आए थे वो पंजाबी ही आए थे। और सबसे खास बात है कि वो सब हिंदू थे।
तो सीधे सीधे नेहरू ये कह रहा था कि हिंदुओं को वहां पाकिस्तान में मरो, खपो, कत्ल हो जाओ, तुम्हारी घर की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हो जाए, लेकिन मैं 700 मील यानी 1100 किलोमीटर के दायरे में इन पंजाबियों को आने नहीं दूंगा, घुसने नहीं दूंगा। ये कह रहा था नेहरू। तो वो पंजाबी नहीं, उसने हिंदुओं से कहा था, उसने हिंदुओं से कहा था कि हिंदुओं को आने नहीं दूंगा। ये जबकि ये सितंबर 1947 की घटना है। दुर्गादास जी की किताब, मैंने कहा कि मेरा पेज पड़ा हुआ, उसको आप लोग देख लेंगे कि ये जब आजादी मिलने 15 अगस्त के बाद, ये सितंबर 1947 की घटना है। और उस समय मतलब कत्लेआम चरम पर था। किस तरह से विभाजन के समय वहां पे पाकिस्तान में मारा काटा गया हिंदुओं को, उनकी महिलाओं के साथ, घर की महिलाओं के साथ कैसे बलात्कार किया गया, वो सारे किस्से सार्वजनिक थे। और उस समय ये कह रहा था कि मैं घुसने नहीं दूंगा। तो ये सीधे सीधे इसको मालूम नहीं था क्या, देश के प्रधानमंत्री के पास सबसे पहले इंटेलिजेंस की खबर जाती है। तो अब जरा कांग्रेस का चरित्र समझिए मनीष जी, कि ये रोहिंग्या गुंडों को कह रहा है कि घुसना दो देश में, और वो नेहरू कह रहा था कि अगर हिंदू वहां से अपनी जान बचा के, अपनी घर की महिलाओं की इज्जत बचा के आ रहे हैं, तो उन महिलाओं को भारत में घुसना नहीं दूंगा। 700 मील, दरअसल अंतर समझ लें मील और किलोमीटर का। मैंने कहा ना 1600 मीटर का एक मील होता है। तो वो कह रहा था कि मैं 1100 किलोमीटर तक हिंदुओं को घुसने नहीं दूंगा जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो ये क्या, वो जो पाकिस्तान से आ रहे थे क्या मुसलमान आ रहे थे? वो पंजाबी, जो पंजाबी थे वो पंजाबी बाद में उनकी पहचान है, पहले वो हिंदू थे। तो कोई पाकिस्तान से मुसलमान तो भाग के आया नहीं हिंदुस्तान। तो ये नेहरू इतना बड़ा राक्षस था कि ये समझिए कि कुछ लोग कहते हैं 1.5 करोड़, कुछ संख्या है 1 करोड़, मैं 1 ही करोड़ मानता हूं कि 1 करोड़ लोग माइग्रेट होकर हिंदुस्तान आए थे, वहां से भाग कर आए थे अपनी जान बचाकर। तो ये उन 1 करोड़ हिंदुओं को कह रहा था कि भारत में घुसना नहीं दूंगा, तुम वहीं मरो खपो, तुमको मुसलमान मार डाले, काट डाले, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मनीष जी, ये काम कोई नेता नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। ये काम नेहरू जैसा राक्षस ही कर सकता है, कि जिनके जो अपनी जान बचा के आ रहे हैं, अपने घर की महिलाओं की इज्जत बचा के आ रहे हैं, और वो राक्षस कह रहा था कि तुमको भारत में घुसने नहीं दूंगा। ये है कांग्रेसियों का चरित्र, ये राक्षसी चरित्र, राक्षसी चेहरा। तो सुरजेवाला पहले जाके अपने बाप दादे जो कांग्रेसी हैं उनका चेहरा ठीक से देखे, उनको तलाशे कि वो कितने बड़े और कितने खूंखार और कितने खूनी राक्षस थे। उसके बाद इस देश के गरीब आदमी को जिन्होंने वोट दिया मोदी को, उनको राक्षस कहे। ये जब इसने कहा तो मनीष जी, इसने सूरज पर थूका है, और वो थूक इसके मुंह पर बहुत बुरी तरह से गिरा है। इसका पूरा मुंह थूक से सना हुआ नजर आ रहा है। ये कितना दूर। और इसीलिए मनीष जी, इसको इसके घर में इसकी जनता इसके मुंह पर हार की कालिख लगातार पोत रही है। ये हैट्रिक बना चुका हार, अपने मुंह पे हार की कालिख पुतवाने की। कमाल की बात है कि उस नेहरू को जेंटलमैन, उस नेहरू को, गांधी नेहरू के भारत को कैसे कोई बहकाए, ये हम लोग रटते रहे। बचपन में हमें ये सिखाया गया, और ये उसका गुलाब फूल। आज में मैं देख रहा था कुछ बच्चे स्कूल में जा रहे थे, तो नेहरू बन करके जा रहे थे, गुलाब का फूल उसके उसमें था, और वो नेहरू जैकेट जो बना हुआ है। कमाल की बात है कि जिसने इस देश को इस कदर तबाह किया राक्षसी चरित्र से, वो इस देश का नायक बन गया। और वो कांग्रेस जो 65 साल तक, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यदि देखिए जब भी कांग्रेस गैर भाजपाई सरकार रही है, वो प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, चाहे चंद्रशेखर की सरकार हो, कांग्रेस ने प्रत्यक्ष रूप, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद की जो सरकार थी, लालू यादव, ये पूरा जो कि गुजरात या देवेगौड़ा की सरकार थी, उस पर वो भी कांग्रेस के एक तरह से सहयोग से थी। इसका मतलब है कि सालों तक जो सत्ता पे काबिज रहा, वो आज गरीबी का रोना रो रहा है। ये खेल खेल रहा है सर। एक तस्वीर में आपको जरा दिखाता हूं, तो आप फिर उसको आज थोड़ा ज्यादा उसको क्लियर किया जाएगा। भारत आजादी का 76वां वर्षगांठ मना रहा है, और एक तस्वीर से खेला जा रहा है। ये देखिए इस चिरकुट, ये आपको एक तस्वीर याद होगा, इस व्यक्ति का रोती हुई तस्वीर वायरल खूब हुआ था। इसका ठेला पर सब्जी नहीं बिक रहा है, और एक लल्लन टॉप ने ये इसका वीडियो खूब, इसके रोने का, हो सकता है इससे कहा गया होगा रोने का। उस वीडियो को देखकर मुझे भी पीड़ा हुई थी। उसके बाद राहुल गांधी जाते हैं सब्जी हजारपुर मंडी, ये नहीं मिलता है। फिर लल्लन टॉप की टीम जाती है, इसका इंटरव्यू से ढूंढ करके लाती है, कहती है मैं राहुल गांधी से मिलना चाहता हूं। आज खैरातियों ने अपने बाप की तस्वीर इसके साथ, कुछ खैराती जो जान पहचान के भी हैं, उस सब ने साझा किया है कि ऐसा होना चाहिए चरित्र की, गरीबों से मिलना चाहिए। सोचिए, गरीबी हटाओ के नाम पर ये लोग, जिसके बाप दादा ने सालों शासन किया, और वो आज गरीबी का रोना रो रहे हैं, और इस तरह के फ्रेम से
महिमा मंडन अपने चापलूसों के माध्यम से करवा रहे हैं सर। नहीं मनीष जी, देखिए कैसा मुस्कुरा रहा है ये आदमी जो भी बगल में खड़ा है। उसको मैं दोष नहीं दूंगा, वो उसको इस नाटक के लिए पैसे मिल गए होंगे तो गरीब आदमी है, उसके लिए उसका कुछ भला हुआ इसी बहाने। लेकिन इस गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए मनीष जी, जैसे उस दिन भो करके रो रहा था ये, तो ये आज इसके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आ गई? अपने टमाटर की पीड़ा कैसे भूल गया? तो जाहिर सी बात है कि एक मोटी गड्डी उस लल्लन टॉप वाले दलाल ने कांग्रेस के मार्फत से उस दलाल ने पहुंचाई कि अब तुम थोड़ा मुस्कुरा देना क्योंकि तुमको ये माल दे रहे हैं, तो हमको भी बढ़िया माल मिल गया है और चलो फोटो खिंचा लो। तो ये फोटो खिंचाने आया ऐसा आज इसकी मुस्कुराहट क्यों है? मैंने देखा था वो वीडियो रोते हुए, वो भी लल्लन टॉप नहीं किया था, वो क्या कहूँ, वो भी वामपंथ का एक सब्सिडियरी है। तो ये कोई बड़ी वो चीज नहीं है। इस तरह के खेल मनीष जी भी करते रहेंगे, ये 2024 के चुनाव तक ये नौटंकियां चलती रहेंगी। सर ये शर्म नहीं आती है कि गरीबी, यदि भारत में गरीबी है, बदहाली है, जो कुछ भी है वो इनके बाप दादों की देन है। यदि ऐसे लोग बदहाल हैं, आज चूंकि ये बैक बाउंस इसलिए कि लोग अब कहने लगे कि टमाटर से किसानों को बहुत फायदा हुआ, तो जिस टमाटर का रोना खैराती रो रहे थे, वो पाड़े रो रहा था, पूरा वो गैंग रो रहा था, उसको बैक बाउंस हुआ। तो अब ये तस्वीर से इन्हें शर्म नहीं आती कि गरीबों के नाम पे, गरीबी के नाम पर ये खेल करते हैं? जैसे लग रहा है कि गरीबी इस 6 साल 7 साल 8 साल में हो गई है। मनीष जी इनकी इस नौटंकी में फंसना ही नहीं है। इनसे तो सीधे सीधे जैसे जो मेन है कि सूर्यवाला से पूछे कि 5,000 ब्राह्मणों की हत्यारों को, उन निर्दोष नागरिकों के हत्यारों को कांग्रेस ने सजा क्यों नहीं दी थी? नेहरू ने उनके कुकर्म को क्यों छुपाया था? ये बताए। ये टमाटर वाले को अपने घर में ले जाए, अपना ससुर बना ले, अपना दामाद बना ले, अपना बाप बना ले, बड़ा अच्छा लग रहा है। जा इसका टमाटर नहीं बिका तो जाओ उसको बाप बना लो, अपना ससुर बना लो, अपना घर में पालो, कोठी कार दे दो। जिस कार पे राहुल गांधी चलता है वो कार इसको दे दे टमाटर वाले को। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझको जवाब चाहिए, इस देश को जवाब चाहिए कि 5,000 लोगों की जो निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई थी 1948 में कांग्रेसी हत्यारों द्वारा, उनको 60 साल 70 साल तक इन कांग्रेसियों ने सजा क्यों नहीं दी? और नेहरू ने उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलने दिया? उस राक्षस नेहरू ने ये जवाब दे सुरजेवाला। और जो 84 में निर्दोष सिख 3,000 सिख जिंदा जला दिए गए थे, उनमें से कितने हत्यारों को सजा दी गई कांग्रेसी सरकारों द्वारा? इसका हिसाब दे मनीष जी। इस तरह की नौटंकी करके ये गंभीर सवालों से लोगों का दिमाग हटाते हैं, इनसे हटना नहीं है, इनको इनके पिछुए जाके घेरना है। ये बताओ कि ये जो हजारों लोगों के कातिल आज खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको राहुल गांधी के बाप ने अपनी सरकार में मंत्री बना दिया था, उसका जवाब दो सुरजेवाला। ये जो खैराती हैं, ये न्यूज चैनलों के खैराती हैं, जिसका आप बता रहे, आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तलुए चाटने में रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। वो ऐसा तलुए चाटा करता है कि वो एक तो कांग्रेसी सांसद के चैनल में, तो उसको तलुआ चाटना ही चाटना है कि ये कभी इस पे बात करेगा ये कि उन निर्दोष नागरिक के जो मार दिए गए उनके घर वालों को न्याय आज तक क्यों नहीं मिला? वो नेहरू के उस कुकर पे बात कब होगी? ये उसका जवाब दें ये। इसके बाद और सर कमाल की बात है, उसकी तो कभी चर्चा ही नहीं हुई। मैं पूना गया था तो मैं नजदीक से समझ पाया कि किस तरह से जो गोडसे के कारण वहां के ब्राह्मणों को मारा गया। अब देखिए गोविंद पंत के हमारे एक व्यूअर्स हैं, वो लिख रहे हैं, वो पत्रकार हैं। मैं 1984 में मैं अपने लखनऊ में अमृत प्रभात में था। वहां रात को 5 सरदार को कानपुर के थे। मैंने अपने एक मित्र की सहायता से उनके घर पहुंचाया। उनका भयभीत चेहरा याद है। अब देखिए एक पत्रकार है गोविंद पंत जी, मुझे लगता है गोविंद पंत अब कौन है शायद जो भी हो। नहीं, अगर लखनऊ अमृत प्रभात की बात कर रहा है तो गोविंद पंत राजू है शायद ये, और मेरा प्रणाम उनको। ये अगर वही है तो ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे लखनऊ में, तो मैं उनको प्रणाम करूंगा क्योंकि इनके आगे राजू लिखते थे, गोविंद पंत राजू संभवतः वही है। क्योंकि 84 में भी होंगे तो वही होंगे संभवतः वही। हाँ वही, इसीलिए मैंने कहा। तो मनीष जी, और सबसे बड़ा जो खेल हुआ इस देश में वो जरा समझिए दर्शक कि उस नेहरू का, जिसका मैंने दो उसका चरित्र बताया। एक तो वो कह रहा था कि जो मारे काटे जा रहे हैं उनको देश में घुसना नहीं दूंगा, और मनीष जी दूसरा कि ये 5,000 लोगों की निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले हत्यारों के खिलाफ इसने केस नहीं चलने दिया, किसी को सजा नहीं होने दी। उस नेहरू को मनीष जी इस देश का वामपंथी मीडिया, इस देश का दलाल मीडिया, शांति का प्रतीक, शांति दूत और नोबेल प्राइज पाने का सबसे प्रबल दावेदार बताता रहा। ये किस तरह से तलुए चाटा करते थे, किस तरह से गोदी मीडिया थे। वो गुलाब का फूल इसलिए लगाता है क्योंकि वो शांति का प्रतीक है और शांति का मसीहा है।
ये इस देश के बच्चों को ये पढ़ाया जाता रहा 60-70 साल तक, तो कैसा दलाल मीडिया और कैसे दलाल ये दिल्ली के बुद्धिजीवी ये उसको मैन ऑफ पीस कहते थे, लीडर ऑफ पीस कहते थे। तो इनको शर्म आनी चाहिए और ये समझिए कि इस देश में किस तरह से 67 साल तक नरेंद्र मोदी के आने से पहले तक किस तरह की बेशर्मी बेईमानी का जालसाजी का कारोबार चलता रहा और ये देश उसका शिकार होता रहा। तो ये अच्छा किया कि सुरजेवाला ने राग छेड़ दिया, तो कम से कम इनके कपड़े उतार के इनको इनका असली चेहरा, इनका असली चरित्र दिखाने का अवसर मिला। मैं दर्शकों से कहूंगा कि इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये देश में इनके ये कुकर्म, इनके ये करतूत, ये लोगों हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए, तभी जागरण आएगा। अन्यथा हम लोग कहते रहें, आप सुनते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बहुत बड़ा देश है, इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या तक लोगों को इन तथ्यों से परिचित कराइए। बिल्कुल, देखिए हम उन खैरातियों का कुछ नहीं कर सकते, वो पिस्सू होते हैं। उन्हें जब तक मिल रहा है, चाहे वो जेम्स राय का चेला हो, चाहे वो राजीव शुक्ला का चेला हो, ये सब पिस्सू हैं। ये जहां का अन्न आप खाते हैं, आप यदि पाप का अन्न खाएंगे आपकी सोच वैसी ही होगी। तो ये किसी खैराती पाड़े को, किसी धान गेहूं के एक्सपर्ट, ये चीनी माल जो आ रहा है, उनसे उन पिस्सुओं को आप नहीं सुधार सकते। लेकिन वो पिस्सू जो भ्रमित करते हैं कुछ लोगों को, जो आम आदमी है उस तक ये पहुंचना चाहिए, ताकि इन पिस्सुओं के प्रभाव में वो ना आ पाए। पिस्सू का तो चरित्र है, पिस्सू क्या करेगा, उसके बार बार समझाता हूं, पिस्सू करेगा क्या, आपके गर्दन में रहेगा, आपका खून चूसेगा, ये उसका चरित्र है। जितने खैराती हैं वो पिस्सू हैं। लेकिन ये पिस्सू आम आदमी को जो गुमराह करते हैं, ये बता करके गरीब है, टमाटर महंगा हो गया, गरीब कैसे खाएगा। अरे चिरकुट, टमाटर की क्या जरूरत है भाई सब्जी में, रोज टमाटर की क्या, एक टमाटर से कैसा परसेप्शन गढ़ते हैं, उस चीज को समझने की जरूरत है। सर ऐसा ही परसेप्शन नूह में हुआ था सर। यदि आपको इससे जुड़ा हुआ कुछ कहना हो तो, वरना हम थोड़ा और इस नए परसेप्शन की तरफ चलें।